अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शहजादी सरवत हियर विद न्यू टॉपिक स्टमक अल्सर्स। जनाब, आज मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है कि बहुत से लोग अब जो हैं स्टमक अल्सर्स की शिकायत लेकर आ रहे हैं। बहुत लोगों को स्टमक प्रॉब्लम रह रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी भी दे दूं, और इसके लिए ऐसी कौन सी जो है हमारे पास होम रेमेडीज़ भी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो कि इसको क्योर कर सकती हैं मुकम्मल तौर पर। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें सबसे पहले कि ये आखिर स्टमक अल्सर्स होते क्या हैं। तो जनाब, ये स्टमक अल्सर्स मैदे में बनने वाले वो खुले जख्म होते हैं जो जिनसे खून भी रिसता है और जो बहुत शदीद दर्द करते हैं। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि हमारा जो है मैदा यानी स्टमक जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक एसिड बनाता है, जिसका मकसद ये है कि हम जो कुछ भी खाएं, चाहे वो हम गोश्त खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हम सैलड्स यूज कर रहे हैं, वो एसिड जो है उन तमाम खुराक को गला सके, यानी हजम होने के काबिल बना सके, एक पेस्ट की शक्ल दे सके। तो जब ये इतना एसिड स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी किस्म की खुराक को गला सकता है, तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे स्टमक को वो क्यों नहीं डैमेज करता। तो कुदरती तौर पर हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे म्यूकोजा लेयर कहते हैं। ये एक शील्ड का काम करती है। ये शील्ड जो है उस स्टमक एसिड को स्टमक की दीवारों को डैमेज करने से रोके रखती है। ये एक बैरियर का काम करती है। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों में ये बैरियर किसी भी वजह से, वो वजूहात में वीडियो के आगे जो चलेगी वीडियो उसमें मैं बताती रहूंगी कि वो वजूहात कौन सी हैं। तो किसी भी वजह से जब वो बैरियर टूट जाता है तो वहाँ पर जो है बैक्टीरियाज अपना घर बना लेते हैं और वहाँ पे जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। यही जख्म फिर अल्सर्स कहलाते हैं। ये तो हुई इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन। अब मैं आपको बता दूं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्टमक अल्सर्स। आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर उनको ये शिकायत हो रही है तो वो जो है खुद भी डायग्नोज कर सकें कि भाई वो स्टमक अल्सर की जानिब तो नहीं जा रहे हैं, तो वो फर्दर जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसकी सिम्टम में जो सबसे पहला सिम्टम है, अगर किसी को स्टमक अल्सर हो जाए तो वो उसको पेट के ऊपरी सतह पर शदीद दर्द होगा। उसको खाली पेट भी मैदे वाली जगह पे दर्द हो सकता है, और उसको खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद भी दर्द शुरू हो सकता है। और स्पेशली जब वो रात को सोने के वक्त जब वो सोने के लिए जाए तो उसको तब भी दर्द हो सकता है, शदीद दर्द हो सकता है। बाज़ों का तो ये दर्द इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसको उसमें मतली और चक्कर भी आ सकते हैं, नौजिया फील कर सकता है। बाज़ लोगों को उसमें उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ लोगों को जो है वो एसिड रिफ्लक्स की शिकायत हो जाती है। अगर 1-2 दिन हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यूअस रहते हैं कुछ अरसे के लिए तो आपको ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर से मुआयना करवा लेना चाहिए अपना। तो इसमें और भी है कि भूख की कमी भी वाक़या हो जाती है। इसका एक और सिम्पटम ये है कि वज़न बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो ये थे स्टमक अल्सर्स के जो हैं सिम्पटम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये स्टमक अल्सर्स आखिर होता क्यों है। दुनिया भर में जो स्टडीज़ की गई हैं उसके अकॉर्डिंग 70% लोगों में जो अल्सर्स देखा गया है उसके पीछे वजह है एक बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया को देखा गया है, और वो बैक्टीरिया कहलाता है एच पाइलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि म्यूकोजा लेयर, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्ट में कि जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शील्ड का जो काम कर रही होती है, आपके स्टमक को एसिड से बचाती है, उस लेयर को ये बैक्टीरिया डैमेज करता है, उसमें सुराख बना देता है। और उन्हीं सुराखों में वो फिर रहना शुरू कर देता है और अपनी मतलब ग्रोथ करना वहीं पे शुरू कर देता है। और वहाँ सिर्फ रहता नहीं है बल्कि वहाँ जख्म बनाता है। स्टमक की दीवारों में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे यही जो जख्म है वो अल्सर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी वजह इसकी ये देखी गई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, और भी ये एक लिस्ट है पूरी पेन किलर्स की। इनके बैड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ये आपके स्टमक की वॉल्स में इरिटेशन पैदा कर देती हैं। इस इरिटेशन से होता क्या है कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, या उसके एसिड की जो प्रोडक्शन है या तो वो हाई हो जाती है या बहुत लो हो जाती है। दोनों सूरतों में स्टमक अल्सर्स डेवलप होते हैं, स्टमक को नुकसान पहुंचता है। हाई एसिड्स में तो ऑब्वियसली स्टमक अल्सर बनेगा ही, लेकिन लो एसिड में क्या होता है कि जब ये क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, जैसे ही आपके स्टमक में लो एसिड्स बनना शुरू हुए तो ये बैक्टीरियाज वहाँ पर
उनको एक अच्छा माहौल मिल जाता है ग्रो करने के लिए, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर मज़ीद अल्सर्स बनाते चले जाते हैं और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करते चले जाते हैं। अब हाई एसिड्स के जो नुकसान ये होता है, हाई लेवल ऑफ एसिड बनना शुरू हो जाता है, उनमें क्या होता है कि वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनको हार्ट बर्निंग का इशू शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, वहाँ डॉक्टर्स उनको एंटासिड्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिनकी वजह से अगेन जो है वो एसिड का प्रोडक्शन लो हो जाती है और फिर वही पेचीदगियाँ आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन जब ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो इसका आगे नुकसान क्या होता है? एक तो एच पाइलरी आ गया, उसने वहाँ पे अपना माहौल भी बना लिया, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, जख्म बनाने शुरू कर दिए। दूसरा इसका बड़ा नुकसान क्या होता है कि मरीज जो कुछ भी खा रहा है तो वो अब एसिड्स लो है ना, तो वो हर खाना जो है वो हजम होने के काबिल नहीं रहता। तो जितना भी खुराक खा रहा है वो उसको नहीं एब्जॉर्ब होती बॉडी में, वो हजम नहीं होती और वो वेस्ट आउट हो जाती है। तो बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें बहुत से मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जिनका काम ना सिर्फ उन पैथोजेंस को मारना है, यानी उन बैक्टीरियाज को मारने का काम भी करते हैं, बल्कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई जख्म बच जाते हैं तो उनको हील अप करने का भी वो काम करते हैं। अब यही चीज़ जैसे कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर उन जख्मों से खून रसना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा हाई एसिड लेवल चाहिए होता है विटामिन बी 12 को हजम होने के लिए, तो वो भी विदाउट डाइजेस्ट हुए वेस्ट आउट हो जाता है। तो उसकी कमी से आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिया का जो है पेशेंट वो शिकार हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात, इन स्टमक अल्सर्स को कभी भी इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। सिर्फ घरेलू टोटकों से ही इसका आराम नहीं आता है। आपको ज़रूर इसके लिए मेडिकेशन भी करवानी चाहिए, क्योंकि यही अल्सर्स अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये स्टमक कैंसर में भी तब्दील हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी वजह इसकी है जनाब इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स और रिफाइंड फूड्स। ये ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो कि आपके मैदे की दीवारों को कमज़ोर कर, यानी आपके मैदे को ये कमज़ोर करते हैं, आपको कोई ताकत नहीं देते हैं ये और मैदा एक वक्त आता है इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जो है पैथोजेंस वो हमला आवर हो सकते हैं। स्पेशली एच पाइलरी जब हमला करेगी तो स्टमक अल्सर तो होगा ही। अच्छा, और भी अवामिल हैं स्टमक अल्सर्स बनाने में, सिर्फ एच पाइलोरी ही नहीं है। कुछ ऐसा आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जो आप जी रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिगरेट नोशी का अगर आपको आदत है तो ये भी एक वजह बनती है स्टमक अल्सर्स के लिए। और जो लोग अल्कोहल पीने के आदी हैं उनको भी स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते हैं, कुछ भी अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, उनको भी इसका रिस्क रहता है कि उनको स्टमक अल्सर हो जाए। इसकी एक और वजह स्ट्रेस। जब भी कोई परेशान होता है तो उसके जिस्म में एक किस्म का हार्मोन बनता है, एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। तो बॉडी एकदम उसके रिस्पॉन्स में फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में आ जाती है, यानी एक जंग छिड़ जाती है। तो उस सूरत में जहाँ और बॉडी ऑर्गन्स भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ स्टमक भी होता है इन्वॉल्व। तो स्टमक की इन्वॉल्वमेंट में जो डैमेज आता है वो है उसके एसिड की प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि उसका एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या लो भी हो सकता है। दोनों सूरतें, इस स्ट्रेस की सूरत में भी हाई लेवल भी हो सकता है स्टमक एसिड का और लो लेवल भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन स्टमक वॉल्स और स्टमक बहुत कमज़ोर हो जाता है और फिर बैक्टीरियाज को चांस मिल जाता है वहाँ पर हमला करने का। तो आज की वीडियो में मैं आज आपको ना सिर्फ कुछ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो टॉप रेमेडीज़ होंगी, बल्कि कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि जिनके इस्तेमाल से चंद दिनों में ये जो है स्टमक अल्सर्स हील अप हो सकते हैं। ये प्रोसेस हील होने का प्रोसेस फास्ट हो सकता है, बल्कि उनके जो रूट कॉज है उनको भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ परहेज़ करना होगी। उन परहेज़ में सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जितने भी ट्रिगरी फूड्स हैं या जितने भी ऐसे फूड्स या ड्रिंक्स जो स्टिमुलेशन लेकर आते हैं आपके ब्लड के अंदर, यानी कि जो आपके जिस्म में गर्मी पैदा करते हैं, उनको आपने अवॉइड करना होगा। जिनमें मसाला जात हैं, जिनमें कॉफ़ी है, चाय है और इसके अलावा जो है सिगरेट नोशी है, अल्कोहल है,
ये सब कुछ अवॉइड करना होगा। बल्कि इसके अलावा जब स्टमक अल्सर्स हो जाएं तो फिर सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं इनको भी अवॉइड करना होगा, और इनकी जगह आपने सूदिंग फूड्स को लेकर आना होगा, जिनमें आपके पास आ जाते हैं यखनी है, जिसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, जिसमें मछली का इस्तेमाल किया जा सकता है, देसी अंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सैलड्स खाई जा सकती हैं। और आपने जो खाना बनाना है वो हमेशा ऑलिव ऑयल में ही आप बनाएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वजह से पेन किलर्स लेनी पड़ती ही हैं, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें पेन किलर्स बहुत ज़रूरी आपको लेना है, तो फिर अपने खानों को बिल्कुल माइल्ड कर लें, उनमें से मसाले निकाल लें। वो जो हमारा एक ख़ास तरीक़ेकार होता है देसी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स भी डाले जाते हैं, तो मसाले भी डाले जाते हैं, फिर उसके बाद उनको भूना भी बहुत जाता है। ये इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें और अपने खाने हेल्दी स्टाइल में बनाएं, जिनमें बॉइल्ड हों, स्टीम्ड हों, इस तरह के खाने आप बनाएं। इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप वॉक करें, मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा कि आप अपनी पेन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आपका हार्मोन्स जो हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, उनको भी आप ओवरकम कर देंगे, और इसके अलावा आपको मेडिसिन का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा खाने को चबा कर खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाया करें, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक सपोर्ट मिल जाए और एसिड्स की प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो सके। जिन लोगों में एसिड रिफ्लक्स की शिकायत रहती है, तो वो एकदम से एंटासिड्स का इस्तेमाल ना करें, उसका इलाज करने के बजाय अल्सर्स का इलाज के ऊपर फोकस करें। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बता देती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जिनको जो है आजमाया गया है। अपने पेशेंट्स के ऊपर हमने भी आजमाया है, बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। उनमें जो सारे फहरिस्त चीज़ है ना, वो है शहद। शहद में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इतनी शिफा भी रखी हुई है, बहुत सी बीमारियों की शिफा है इसके अंदर। क्योंकि शहद एक ऐसा, आप उसको फूड सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप एक, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है। स्टमक अल्सर वाले पेशेंट को जब शहद दिया जाता है, तो वो शहद ना सिर्फ उन जो है बैक्टीरियाज को किल करता है जिन्होंने अल्सर कॉज किया होता है, बल्कि स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको भी हील करने का काम कर रहा होता है शहद। और इसके अलावा शहद जो है वो हमारी जो आंतों में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, ये उनको नरिश भी कर रहा होता है। तो शहद का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़, बंद गोभी का सैलड भी हम बना के खा सकते हैं, उसका जूस भी पिया जा सकता है, उसको जो है पका कर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए। उससे उसमें मौजूद जितनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उसको ओवर कुक ना करें, थोड़ा सा कुक कर लें या उसका सैलड खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और उसका जूस उससे भी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कैबेज के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, उसके अंदर ग्लूटामाइन पाया जाता है, जो कि जिन और बल्कि सल्फर भी उसमें पाया जाता है। ये सब मिलकर स्टमक की वॉल्स को, जो जख्म बने होते हैं, उनको हील अप करते हैं, और ये बड़ा फास्ट काम कर रहे होते हैं, तो पैथोजेंस को भी किल कर रहे होते हैं। और अच्छा, शहद में और कैबेज में ये खासियत भी है कि ये आपके गट्स में, यानी कि जो आपके आंतें हैं उनमें मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरिया या आपका जो माइक्रोबियम है, इसको बहुत हेल्दी रखते हैं ये दो चीज़ें। यानी देखिए, आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये प्रोबायोटिक्स वही फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। ये जब हेल्दी होते हैं तो आपके आंतों की सेहत ठीक रहती है, कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती, क्योंकि इन प्रोबायोटिक्स की वजह से म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा रहती है, तभी ड्राइनेस नहीं आती और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। और इनको हेल्दी रखने के लिए यही हमें फाइबर लेने चाहिए, जिनमें जो कैबिज है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्पेशली आज क्योंकि स्टमक अल्सर की बात हो रही है, तो इसके लिए मैं ये बात कर रही हूँ। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप ना जानते हुए भी अपने माइक्रोबियम को डैमेज कर देते हैं। किस तरह से? जैसे कि रिफाइंड चीज़ें खा रही, रिफाइंड फूड जितना भी है, जैसे कि सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें, उनमें बेकरी आइटम्स भी आ सकते हैं, उनमें बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, और इसमें मैक्रोनीज हैं उसमें, और इसके अंदर जो है नूडल्स हैं, इस टाइप की जितनी भी ये रोल्स हैं, ये अनहेल्दी स्टफ़ है। ये सब जो है ये प्रोबायोटिक्स की खुराक नहीं है। प्रोबायोटिक्स को चाहिए सैलड्स और हेल्दी फूड चाहिए, उनको फाइबर्स चाहिए, जो कि आपको वेजिटेबल से, सैलड से मिल सकते हैं। तो जैसे ही आप इन जंक फूड्स का, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल से। तो इनका आपको पता भी नहीं होता, लेकिन ये इस तरह से आप नुकसान पहुंचा बैठते हैं अपने
प्रोबायोटिक्स को। अच्छा, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता दूं कि हमारे पास ऐसी कौन सी टॉप रेमेडीज़ हैं जो कि स्टमक अल्सर्स को हील कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो रेमेडी आती है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। जब पेशेंट आपके पास आता है और वो पेन इस तरह से बताता है कि पेन स्टमक से स्टार्ट होती है और पूरे पेट में रेडिएट करती है, यानी कि वो फैलती है पेट में, तो उस सूरत में आपने अर्जेंटम नाइट्रिकम देनी है। सेकंड नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का पेशेंट हमेशा ये शिकायत करेगा कि उसको मैदे वाली जगह पर टच करने से भी दर्द होता है, और यानी कि उसको अगर वो थोड़ा सा कुछ खा भी ले तो उसको दर्द शुरू हो जाता है, फौरन दर्द शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है कालीबाइक्रोम, यानी कि जब पेशेंट ये आपको बताया कि उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, तो थोड़ा भी खा ले तो बहुत हैवी हो जाता है उसका स्टमक, यानी फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो ऐसी सूरत में आपने कालीबाइक्रोम देनी है। चौथे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट आपको ये बताएगा कि उसने खाना खाया और उसके बाद उसको जो है ब्लोटिंग शुरू हुई है, फ्लैचुलेंस हुई है, हार्ट बर्निंग शुरू हो गई है। स्पेशली वो ये बताएगा कि उसने कोई ख़ास किस्म की दालें खाई थी या फलियों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनके बाद जो अगर तकलीफ शुरू हो तो उसके लिए लाइकोपोडियम होगी मेडिसिन। पांचवें नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है कार्बोविच। ऐसे अल्सर्स जिनमें खाने के बाद जो है वो खट्टा पानी मुंह में आ रहा होता है, डिकार बहुत ज़्यादा पेशेंट ले रहा होता है, और उसका जो स्टमक का दर्द है वो बैक की तरफ भी जा रहा था, उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी बहुत टेंडरनेस महसूस हो रही होती है। ऐसे अल्सर जिनमें मरीज आपको ये बताया कि दर्द और जलन के साथ साथ उसका वजन तेजी से गिर गया है, तो ऐसी सूरत में आपने हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस मेडिसिन देनी है। हाइड्रास्टिस जो है वो गैस्ट्राइटिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर हमारे पास मेडिसिन आती है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टमक अल्सर्स के लिए। ऐसे स्टमक अल्सर्स जिनमें खाना खाने के बाद डिकार का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा हो, खट्टा पानी भी मुंह में आ रहा हो, और इसके अलावा मरीज जैसे ही खाना खाए तो फौरन उल्टी कर देता है, तो ऐसी सूरत में आपने उसको ग्रेफाइट्स देनी है। फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं जो ये कहते हैं कि जनाब हमने खाना खाया, हमें दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक पी तो हमें आराम आ गया, तो ऐसी सूरत में आपने उनको फास्फोरस देनी है। तो ये थी जनाब आज की होम्योपैथी की मेडिसिन भी जो मैंने आपको बताई कि स्टमक अल्सर्स में कैसे काम करेंगी। ये मुकम्मल वीडियो है जनाब, स्टमक अल्सर्स की डेफिनेशन भी आपको बता दी, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फिर जो है आप कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं स्टमक अल्सर से बचने के लिए, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इसके अलावा जनाब मैंने आपको वजूहात बताई कि ऐसी कौन सी वजूहात है जो स्टमक अल्सर कॉज करती हैं। फिर कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। अब इससे जो है आम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स भी जो मेरे फेलो होम्योपैथ्स हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने मरीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।